आज हम आपके सामने जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है आपको जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। मतलब ये कि ये जो बच्चे बाल अपराधी बनते हैं आखिर कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आज हमारे परिवारों में, हमारे विद्यालयों में, आप जहाँ कहीं भी देखिए आज इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि जो माता पिता या शिक्षक जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, बावजूद इसके आज इस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं और इसकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज हमारे देश के सामने, हमारे प्रांत के सामने ये बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई। अब जैसे देखिए कि चूंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून बनाने होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और जब उन नियमों को बच्चे तोड़ते हैं, उन नियमों का बच्चे उल्लंघन करते हैं, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता है। शुरू में बच्चा छोटा सा एक दोष करता है और बाद में चल के फिर वही दोष बढ़ते बढ़ते उसको अपराध की ओर मुखातिब कर देता है। हमारे देश में भारतीय दंड संहिता 82 के तहत 7 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल ही निर्दोष माना जाता है। 7 वर्ष तक के बच्चे अगर किसी प्रकार की गलती करते हैं तो माना जाता है कि चूंकि ये समझ ही नहीं रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसीलिए दंड संहिता 82 के अनुसार उन बच्चों को निर्दोष समझा जाता है। इसके अलावा दंड संहिता 83 में भी इस बात का उल्लेख है कि जो 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उन 12 वर्ष तक के बच्चों को भी निर्दोष आपको माना जाता है। इसलिए कि बच्चे जो गलती करते हैं ना, बच्चे जो भी समस्या उत्पन्न करते हैं ना, बच्चों को पता नहीं कि समस्याओं का फल क्या होने वाला है। उनकी गलतियों से समाज को, परिवार को, देश को कौन सा दुष्परिणाम भुगतना है, और इस कारण से उनको उससे बरी कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद की जो और अवस्था होती है, उस अवस्था में धीरे धीरे जनरली आप देखिएगा कि हमारे पूरे देश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, विभिन्न प्रांतों में जो बाल अपराध की जो उम्र सीमा है वो अलग अलग है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में तो 15 साल की उम्र में ही उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो उनको दोषी करार दिया जाता है और उनके लिए दंड का प्रावधान है। तो हम क्या करें, हम क्या प्रयास करें कि भाई हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे विद्यालयों में इस प्रकार के बच्चे ना आए। हम पहले इसके कारण के बारे में जानते हैं, फिर इसके निवारण के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आनुवंशिक कारण, जो हेरिडिटी के मार्फत जो होता है। विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले जो हमारे बंधु हैं, उन सभी लोगों ने इसको माना है। खासकर आपको वैलेंटीन, ग्लुक एवं ग्लुक ने इसके ऊपर 100 से ज़्यादा बाल अपराधियों के ऊपर उसने एक रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि उन बच्चों में इस प्रकार की बातें ज़्यादा पाई गई जिन बच्चों के जो माता पिता के भीतर इस प्रकार की प्रवृत्ति थी। मतलब साफ है कि बाल अपराध का संबंध आनुवंशिकता के साथ है। अगर हम अपराधी होते हैं, हम समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, या हम फिर जैसे भी होते हैं, हमारे मार्फत जो बच्चे इस दुनिया में आते हैं उन बच्चों के ऊपर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है और वो बच्चे भी उसी प्रकार से समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, वो मूल्य के विरुद्ध वो इस प्रकार का काम करते हैं। और इसके अलावे आपको शारीरिक कारण भी होता है।
बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं या फिर बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं वो भी इस तरफ ध्यान देते हैं। उन्होंने उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अपने रिसर्च को भी सामने लाया है। खासकर क्लिफोर्ड और मैमसेट ने इसके ऊपर अध्ययन किया। हजारों बच्चों के ऊपर, जो ऐसे बच्चे जो बाल अपराध से ग्रसित थे, उनका अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके शरीर में कोई गड़बड़ी थी, शारीरिक विसंगता थी, और जिस कारण से उनको उनके सहपाठी, उनके समाज के लोग उनका उपहास उड़ाते थे। तो उसके रिएक्शन में वो विभिन्न प्रकार की अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ प्रारंभ में करते थे और आगे चल के ऐसे बच्चे बाल अपराधी में तब्दील हो गए। क्लिफोर्ड और मैमसेट ने एक कहानी का जिक्र किया है, और बिल्कुल सत्य कहानी है वो, कि एक बालक ऐसा था जिसकी आंखों में दोष था, और उसकी आंखों में जो दोष था उसकी गरीबी उसके आड़े आ रही थी, और उसके लिए वो न डॉक्टर से दिखा पा रहा था, न वो चश्मा ले पा रहा था। और उसने क्या किया रिएक्शन में, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास चश्मे थे, उन बच्चों का चश्मा प्रारंभ में चुराना शुरू कर दिया। और बाद में ऐसा हुआ कि चोरी करने की आदत हो गई उसकी। तो साफ है कि जो विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में जो तल्लीन बच्चे होते हैं, वो जो बाल अपराध करते हैं, उसके पीछे इस प्रकार के महत्वपूर्ण कारण होते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो इसका कारण है वो है आपको मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉज। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा उनकी आईक्यू लो होती है, जो एक क्राइटेरिया है या जो एक आपको मापदंड है कि इससे नीचे जो आईक्यू होगा तो उसकी आईक्यू लो मानी जाएगी, स्लो लर्नर्स होंगे, प्रॉब्लम चाइल्ड होंगे, फिर ऐसे बच्चे इंफीरियर कैटेगरी में आएंगे। पाया जाता है कि जिन बच्चों की आईक्यू लो होती है, जिन बच्चों की आईक्यू कमज़ोर होती है, ख्वाहिशें उनके भीतर भी होती है। वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं वो। और इस प्रकार से क्या होता है कि आगे चलकर छोटा छोटा अपराध करते करते, छोटी छोटी गलतियों को करते करते आगे चलकर वो भयंकर रूप ले लेता है और बाल अपराधी में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा है आपको मेंटल डिजीजेस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मानसिक बीमारी है, बाय बर्थ बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की मानसिक बीमारियां लेकर आते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार के पारिवारिक वातावरण में, हमारे सामाजिक वातावरण में, हमारे विद्यालय वातावरण में विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों को वो लेते हैं वहाँ जाकर। और ऐसे बच्चे जिनके भीतर इस प्रकार की गलती होती है या इस प्रकार की गड़बड़ी होती है, इस प्रकार की बीमारी होती है, ऐसे बच्चों को देखिए कि जैसी उनकी हॉबी हो जाती है, वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं, समाज विरोधी काम करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं। तो साफ है कि ये जो आपको इस प्रकार की जो गड़बड़ी है जिन बच्चों में होती है, वो बच्चे बाल अपराध में शामिल होते हैं। और इसके बाद होता है सरप्रेस्ड डिजायर्स। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि बहुत सारी जिनकी इच्छाएं होती हैं वो दबी होती है। प्रारंभिक अवस्था से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को व्यक्त करना चाहते हैं अपने शिक्षकों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने बड़े भाई बहनों के सामने। वो चाहता है कि मैं अपनी बातों को कहूँ और मेरी बातों को लोग सुने। लेकिन बदलते हालात के हिसाब से माता पिता को फुर्सत नहीं है, भाई बहनों को फुर्सत नहीं है, कोई बच्चे के बारे में इस प्रकार की बात नहीं सोचता है। और ये छोटी छोटी सी बातें घुमरती रहती है उसके दिलो दिमाग में, और इस कारण से क्या होता है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ प्रदर्शित करता है और फिर समाज विरोधी काम, परिवार विरोधी काम, इस प्रकार के काम में वो तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण है फ्रस्ट्रेशन, निराशा। देखिए, ये हताशा और निराशा एक तो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनको भी अपने रास्ते से पथभ्रष्ट कर देता है। और ये छोटे छोटे बच्चे या फिर ये जो किशोर अवस्था के बच्चे या बाल्य अवस्था के बच्चे, इन बच्चों के भीतर जब फ्रस्ट्रेशन होता है अपनी गरीबी के कारण, विभिन्न प्रकार के अभावों के कारण, अपनी बीमारी के कारण,
अपने परिवार की माली हालत के कारण, तो क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, समाज विरोधी काम करते हैं, परिवार विरोधी काम करते हैं, विद्यालय विरोधी काम करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं। और फिर क्या होता है कि इस प्रकार से बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है, और जब समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। और इसके अलावा है आपको कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियाँ। क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फिनिटीज के मार्फत से किसी भी व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं, ग्रंथियाँ बनती हैं। और ये ग्रंथियाँ जब बहुत ज़्यादा बन जाती है ना, तो बच्चों के भीतर एक खास प्रकार का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और ये जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो फिर ये उसको विभिन्न प्रकार के बाल अपराध को करने को प्रेरित करता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से निकलना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है। ये बातें बच्चों में भी होती है, और बच्चे जब इन बातों को पूरा नहीं कर पाते, अपनी महत्वाकांक्षा को वो अंजाम नहीं दे पाते, वो उनके भीतर जिस प्रकार की बातें होती हैं कि ये काम हमारा होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस जो विद्यमान है वो उसको प्रेरित करता है, और बच्चा समाज विरोधी काम करता है, बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। इसके अलावा आपको इमोशनल इम्बैलेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इससे पीछे 4-5 वीडियोज़ मैंने इमोशंस के ऊपर डाले हैं, और मैंने उसमें विस्तृत चर्चा की है। मैंने समझाने का प्रयास किया है कि इमोशन का अगर सही प्रकार से डेवलपमेंट ना हो तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। ये इमोशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं पिछले वीडियोज़ में। आज क्या हो रहा है कि परिवारों में, विद्यालयों में, खेल के मैदान में, हमारे पड़ोस में, हमारे विभिन्न प्रकार के समाज में बच्चों का जो संवेगात्मक विकास है ना, वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा। खासकर हमारी पालन पोषण प्रणाली दुरुस्त नहीं है, और बच्चे के बाल अपराधी बनने में सबसे अहम भूमिका ऐसी की जिसकी चर्चा हम आगे आपके सामने करेंगे। जब इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, अपनी खुशियों के रूप में, अपने गुस्से के रूप में, विभिन्न प्रकार की जो इमोशंस हैं, जब उसमें बिल्कुल अनबैलेंस है तो बच्चे क्या करें। बच्चे विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, बड़ी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे विमुख हो जाते हैं बाल अपराध की तरफ, क्योंकि शुरू में वो समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या दुष्परिणाम होगा, हमको क्या भोगना होगा, समाज को किस दिशा में फिर हम ले जाएंगे, हमारे देश को इससे क्या नुकसान होगा, वो जानते नहीं, और फिर उसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। आगे इसी को हम जारी रखते हुए आपके सामने बाल अपराध के बहुत सारे कारण आपको बताएंगे, आखिर क्यों बच्चे विभिन्न प्रकार की किसे वो अपराधी बनते हैं, विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं।